ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल बॉटनी सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी सिलेबस के सेकेंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। जो कि मैंने कल नहीं बताया था और प्रगट जी ने कहा था सर सेकेंड और थर्ड पेपर के बारे में बता दीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये सिलेबस थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो यूपी के बच्चे हैं, ठीक है, या जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम सिलेबस है। तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंड पेपर हमारा है वो है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। कौन सा है? साइटोलॉजी, जेनेटिक्स पढ़ना है, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है और इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला जो यूनिट हम लोग को डिस्कस करना है वो है सेल स्ट्रक्चर, जो कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के थर्ड पेपर में आप लोगों ने पढ़ा था। वो आपका था सेल बायोलॉजी एंड सेल जेनेटिक्स। याद आ रहा होगा, आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। बीएससी सेकेंड ईयर में आप लोगों को पढ़ना है बॉटनी सिलेबस के सेकेंड पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पेपर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहली यूनिट में देखिए आप लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर के बारे में समझना है हमको, सेल के बारे में समझना है और सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में समझना है। न्यूक्लियस क्या होता है वो देखना है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, इस पे शॉर्ट नोट आता है, इसे देखना है। सोलेनॉइड मॉडल क्या होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड सोलेनॉइड मॉडल, ये दोनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आपका आता है, वो देखना है। यहां पर आपका है लैंप ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है। तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम एंड बी क्रोमोसोम, ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम और बी क्रोमोसोम क्या होते हैं इसके बारे में समझना है। सेल डिवीजन जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड पेपर हमारा बॉटनी का है ये इजी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में थर्ड पेपर इसका पढ़ के रखा है, ठीक है, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बारे में। बस थोड़ा सा और डिटेल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो माइटोसिस मियोसिस है, जो मैंने वहां पर पढ़ाया है या वहां पर जो आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे प्रीवियसली जो पढ़े हुए हैं हमारे यूट्यूब पर, बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम लोग देख लेंगे, ज्यादा डिटेल में, ज्यादा तरीके से समझ लेंगे मियोसिस। और इन दोनों का देयर सिग्निफिकेंस क्या है और क्रोमोसोमल एबर्शन के बारे में हम लोगों को समझना है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देन क्रोमोसोमल एबर्शन के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए सेकेंड यूनिट की अगर अपन लोग बात करें तो सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स आप लोगों का है, जिनका जिनका सिलेबस सामने खुला हुआ है वो लोग अपना देख लें, मैच कर लें। जेनेटिक्स में आप लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट मीन लॉ पढ़ना है यहाँ पर। लिंकेज के बारे में देखना है, लिंकेज क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि साइटोप्लाज्म के द्वारा इनहेरिटेंस कहने का मतलब हो रहा है वंशागति। दैट मीन साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लाइक आप कहेंगे सर साइटोप्लाज्म में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, वो तो सेल के न्यूक्लियस में होता है ना। तो साइटोप्लाज्म में भी होता है, आपको पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है ना। ऑन डीएनए होता है वहां पर खुद का, और खुद का डीएनए होता है, लेकिन वो डिपेंड होता है किसी सेल के ऊपर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के ऊपर। साइटोप्लाज्म में जो अन्य सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी एक्टिविटीज के ऊपर, अपनी एक्टिविटी कराने के लिए। तो ये कुछ खास बात है, वो हम लोग वहां पर देख लेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। देन इसके बाद में हम लोग को देखना है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग को समझना है। ये हमारा यूनिट सेकेंड है। यूनिट थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट थर्ड में आपका आता है म्यूटेशन। यूनिट थर्ड में आपका आता है म्यूटेशन, और इस म्यूटेशन में हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, लाइक यहां पर देखेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, दैट मीन सहज परिवर्तन क्या होता है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन, प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है, ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एविडेंसेस एंड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ये भी यहाँ पर समझना है। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं, थर्ड यूनिट में टॉपिक है जो पढ़ने रहते हैं म्यूटेशन से ही रिलेटेड, वो हम लोग वहां पर देखेंगे। चलिए फोर्थ यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ यूनिट हमारी है इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी। इकोलॉजी में देखिए क्या क्या पढ़ना रहता है हम लोगों को। पढ़ना है प्लांट टाइप, प्लांट कितने प्रकार के हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट, दैट मींस पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स। और जीरोफिटिक कहने का मतलब होता है, जीरोफाइट्स कहने का मतलब होता है जो भूमि पर पाए जाते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर पाए जाने वाले प्लांट्स, इनके बारे में समझना। लाइक इसी में ही हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में है प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन में आप लोगों को पढ़ना है हाइड्रोसीर पढ़ना है और जीरोसीर पढ़ना है, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करना है। देन इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम लोग यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, बेसिक टाइप और कंपोनेंट एंड फंक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी फोर्थ।
जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है, और यहाँ पर इकोलॉजी पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये कि आपको यहाँ ये टॉपिक पढ़ने के बाद में बहुत सारा नॉलेज भी आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं। सो उसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। चलिए उसके बाद में हम लोग थर्ड पेपर देखते हैं, जो हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का बॉटनी सिलेबस का थर्ड पेपर जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और थर्ड पेपर जो है उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में देखना है यहाँ पर। और इसमें पहली यूनिट जो हमारी है, इस पहली यूनिट में हम लोग को पढ़ना है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। बहुत मजेदार टॉपिक है ये। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोगों को प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़ना है, और ये प्लांट वाटर रिलेशनशिप आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाटर अपटेक, वाटर किस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है। भाई एक प्लांट में आपको मालूम है कि जो प्लांट होता है वो नेगेटिव ग्रोथ करता है, दैट मींस रूट जो होती है वो उसके ग्रेविटी के ही सिमिलर होती है। बट अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है इस तरीके से, ठीक है। और पानी जो है वो कहाँ है, यहां पर है। तो पानी का यहां से रूट के द्वारा स्टेम के थ्रू लीफ में पहुंचना, पानी का सॉइल से लीफ में किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, उसके बारे में यहां पर हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो वही देखना है, वाटर अपटेक किस तरीके से हो रहा है, कंडक्शन किस तरीके से हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके बारे में समझना है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक जैसे कि मैक्रो हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, इनके रोल्स क्या होते हैं, डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, ठीक है, और भी बहुत सारा चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। एंड आपका प्लांट कल्चर प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर आपको कराई जाती है आपके कॉलेज में, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। देन उसके बाद में सेकेंड यूनिट जो हमारी है वो है फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेटिक, ठीक है। किस तरीके से फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से हो रहा है, और रसायन संश्लेषण किस तरीके से हो रहा है। कीमोसिंथेटिक बेसिकली कहां पाया जाता है, बैक्टीरियाज में आपका ये देखने को मिलेगा, कहां, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। और फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑल ग्रीन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन है आपका कौन, यूग्लिना, एक्सेप्शन कौन है, यूग्लिना है, ठीक है। इसके बाद में इसी में प्लांट फोटोसिंथेसिस में ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन यहां पर देखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन कैसे हुआ, फोटोफॉस्फोराइलेशन किस तरीके से हुआ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे होते हैं उनके बारे में समझना है। और यहीं पर हम लोग को देखना है प्लांट्स के टाइप में, लाइक जैसे C3 प्लांट क्या होता है, C4 प्लांट होता है क्या होता है, काम प्लांट्स क्या होता है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस किस तरीके से पाया जाता है वो समझना है डिटेल में, सब आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। देन रेस्पिरेशन के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रेस्पिरेशन, दैट मींस प्लांट के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है। तो प्लांट में रेस्पिरेशन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। और जो आपका रेस्पिरेटरी पाथवे है, ठीक है, रेस्पिरेशन का जो रास्ता है वो समझेंगे। देन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस, इसके बारे में समझना है। क्रेब्स साइकिल, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड यूनिट है, बड़ी यूनिट है, उसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है वो सारा का सारा आप मैच कर सकते हैं अपने सिलेबस से, ठीक है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगता है बच्चा। क्रेब्स साइकिल क्या होती है उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, दैट मींस पूरा हम लोग को ग्लाइकोलिसिस ही पढ़ रहा है ना, तो ग्लाइकोलिसिस में ये सारी की सारी चीजें आपकी आ रही, क्रेब्स साइकिल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ETS इसको शॉर्ट में बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि पेंटोज शुगर जो होता है उसका फास्फेट पाथवे क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें देखना है। देन लास्ट में हम लोग को यहां पर देखना है लिपिड्स बायोसिंथेसिस एंड इट्स ऑक्सीडेशन, लिपिड का बायोसिंथेसिस देखना है और इसके ऑक्सीडेशन के बारे में समझना है, ठीक है। तो हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हुई। इसके बाद में थर्ड यूनिट जो हमारी रहेगी इसी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यहां पर हम लोगों को देखना है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। पहला पॉइंट थर्ड यूनिट में हम लोग को समझ रहा है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसका फिक्सेशन किस तरीके से होता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है उसका किस तरीके से फिक्सेशन करता है प्लांट, उसके बारे में समझना है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग को समझना है ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ क्या है, जनरल एक्सेप्ट्स ऑफ
तो यहाँ पर फाइटो हार्मोन्स, दैट मीन्स हार्मोन्स के बारे में समझना है। जो हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट्स के अंदर ग्रोथ प्रोवाइड कराने के लिए, और प्लांट्स में ही नहीं बल्कि एनिमल्स में भी जो ग्रोथ हो रहा है उसमें हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर ग्रोथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके यूनिट 3 से, लेकिन फिर भी हम लोग जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर पढ़ेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एंड फोर्थ यूनिट देखिए यहाँ पर आपकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी यूनिट है फोर्थ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बायोमोलिक्यूल। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सिलेबस पेपर 3 है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये बहुत अच्छा पेपर है और बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में। तो फोर्थ यूनिट में देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देखना है, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल रूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या होती हैं, लिपिड क्या होते हैं, इनके बारे में समझना है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो केमिस्ट्री है वो किस तरीके से बना हुआ है, डिस्कवरी कैसे हुआ है, ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। लाइक न्यूक्लिक एसिड आप लोग जानते हो ना, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए ना, डीएनए और आरएनए आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एसिड। अरे सर, डीएनए आरएनए में एसिड कौन सा है? तो यहाँ पर जो एसिड पाया जाता है वो है H3PO4। इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं बेटा? फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में आप लोगों को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और एंजाइम्स कितने प्रकार के हो सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बहुत सारे टाइप के एंजाइम होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कैटालिसिस का काम करते हैं, ठीक है, काटने का काम करते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी पार्टिकल जैसे कट हुआ है कहीं पर, लाइक आप लोग प्रोटीन्स की बात कर ले, अमीनो एसिड्स का जो चैन बनता है वहां पर पहले काटा जाता है, प्रोटीन को तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर, फिर एक नई प्रकार की प्रोटीन बनाई जाती है बॉडी के अंदर। अब भाई मान लीजिए कि आपने कोई सीरियल खाया, दैट मीन्स सीरियल कोई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो वाला नहीं, सीरियल करने का मतलब ये है कि आपने कोई दाल, दलहनी पौधों से रिलेटेड कोई आपने दाल खाई है, ठीक है, तो उसमें आपका खुद का पोर्शन है, खुद का प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, उस प्रोटीन को चेंज कर लेता है अपने लिए। ठीक है, अपने बॉडी में जो हमारी बॉडी के लिए जो प्रोटीन सुटेबल है उसमें वो चेंज कर लेता है। समझ रहे हैं? हमारे बॉडी में जो अमीनो एसिड्स का जो चेन का अरेंजमेंट है उसको ये बना लेता है, और ये बनाने के लिए इसमें जो प्रोसेस हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, उसी को ही हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस हमारे अंदर होगा उसमें क्या होगा, किसी चीज को, अब मान लीजिए ये कोई दाल का प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट से जो दाल आई है उसको आपने खाया, और इसके अंदर जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है, दैट मींस अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। और आप सभी को पता होगा कि जो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना, जिसमें 10 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर पहले से ही पाए जाते हैं, और 10 टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर से हम लोग लेते हैं, दैट मींस भोजन से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा हो गया पेपर 3। तो इस तरीके से हमारा स्टूडेंट्स सिलेबस कंप्लीट होता है, और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल फर्स्ट पेपर का सिलेबस हम लोगों ने समझा था। पहला पेपर हमारा कौन सा है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टेमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, जो मैंने बता दिया था। इसका सिलेबस मैंने बता दिया है, यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड है। ये सारी जो चीजें मैंने यहाँ पर कल समझाई थी, लाइक यूनिट फर्स्ट में आप लोग को बायोनोमर नॉमेनक्लेचर और आईसीबीएन पे डिस्कस करना है, तो हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिया था, और हम लोगों ने वायरस और ये इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स थे, एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था उस पर डिस्कस कर लिया था। फिर लिविंग क्या होते हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ग्रोथ क्या होती वो देख लिया था। रिप्रोडक्शन जो मेथड है कितने तरीके से हो सकता है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी हम लोगों ने समझ लिया था अच्छे से। फिर एडल्ट्स से क्या बनता है, एडल्ट्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने डिस्कस की थी। ह्यूमन बींग्स या हम किसी भी एनिमल्स की बात कर ले या किसी प्लांट की बात कर ले, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद में उसका डेथ हो जाता है। लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अब जो हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा, जो पेपर स्टार्ट होगा, वो है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टेमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बॉटनी के पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बॉटनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
और 2 दिन जो आप लोगों की क्लास नहीं चली है उसके लिए जो है ना मैंने ये कर दिया है कि 25 की बजाय अब 27 तक ट्रायल क्लासेस कर दी गई। ठीक है, कल की बजाय, कल मीटिंग सेट करने की बजाय अब 27 को मीटिंग सेट कर दी जाएगी। कितने बच्चे ऐड रहेंगे कितने नहीं, और जिन लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो उन्हीं को ही यहाँ पर पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि एंट्री मिलेगी जिनका एडमिशन हो चुका होगा हमारे पास, दैट मींस पेमेंट आ चुका होगा। बाकी आप लोग तो समझ ही रहे हैं, क्लास चल रही है अपने लोगों की यहाँ पर अच्छे से। हम लोग सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस कर लिए थे, आई थिंक ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया था। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज जो हमारा पहला पेपर स्टार्ट होगा जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये हमारा बॉटनी का पहला पेपर है और ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ जनरल नॉलेज के फॉर्म में, जैसे कि बेसिक बातें की अगर हम लोग बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आज जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया था लेकिन फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये छूटी हुई क्लास थी और उस दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो क्लास पहले चली थी और जो क्लास आज चलेगी, इन दोनों को मिक्स करके मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर आपके यूट्यूब पर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमारा बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। मतलब इन दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे बायोडाइवर्सिटी को चाहे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। देखो बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है, बायो मतलब यहाँ पर दिया गया है लिविंग से। बायो मतलब क्या होता है, जीव। आप लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो बायो मतलब क्या होता है, जीव। और डाइवर्सिटी कहने का मतलब होता है विविधता, यानी कि जो जीवों की विविधता है। विविधता कहने का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि जीवों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। भाई अगर हम अपनी लोगों की बात करें तो अपने लोगों की ये बात नहीं है, डिफरेंशिएशन अपने लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है यार। हम लोग जो है वो ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमंस में हम लोगों में वेरिएशन तो है लेकिन डिफरेंशिएशन अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंशिएशन काहे की है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे 4 हाथ पैर हैं, मतलब 4 तो होते ही हैं लेकिन 4 हाथ 4 पैर हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। जॉन कार्टर मूवी तो देख नहीं रहे हो कि जिसमें जो ऑर्गेनिज्म दिखाए जा रहे हैं कुछ तो उनके बहुत ज्यादा हाथ पैर दिखाए जा रहे हैं। तो विविधता कहां पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप जहां पर हैं वहां पर और भी आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाए, ठीक है, और भी आपके आसपास में ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो आपसे डिफरेंट है। तो ये जो आप देखेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। और जो डाइवर्सिटी कहने का यहाँ पर एक एक्चुअल मीनिंग अगर हम लोग कहें, विविधता कहने का एक्चुअल मीनिंग कहें, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो इवोल्यूशन हो रहा है वो डाइवर्जेंट हो रहा है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहने का मतलब हो रहा है कि इवोल्यूशन बढ़ रहा है, फैल रहा है चारों तरफ, ठीक है। इवोल्यूशन जो है वो चारों तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है। और यहाँ पर देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो देखिए इसमें बच्चों लिखा हुआ है जीव जगत में अनेक प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी कह रहा है कि पूरे एनिमल किंगडम में या पूरे जो किंगडम यहाँ पर है, बायोलॉजिकल किंगडम है जहां पर प्लांट्स एनिमल दोनों आते हैं, ठीक है, इनमें अनेक प्रकार के जीवों की, यानी कि यहाँ पर जो अनेक प्रकार के जीवों की उपस्थिति है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जैव विविधता। पहले से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग, दैट मींस की फुल फॉर्म इसको याद कर लीजिएगा, एक नंबर में पूछी भी जा सकती है ऑब्जेक्टिव में, के अकॉर्डिंग अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन, दैट मींस 17 से 18 लाख अभी तक जो स्पीसीज खोजी गई वो कितनी है, 17 से 18 लाख स्पीसीज को खोजा गया है तथा उनका नामकरण दैट मींस नॉमेनक्लेचर किया गया है, जिसमें से 12 लाख एनिमल्स और 5 लाख प्लांट की स्पीसीज को खोजा गया। यानी कि अभी तक जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए गए या खोजे गए हैं उसमें से क्या है कि 12 लाख एनिमल्स को डिस्कवर किया गया है, इसको डिस्कवर किया गया, एनिमल्स को डिस्कवर किया गया और 5 लाख प्लांट्स को खोजा गया है, ठीक है। और इन एनिमल और प्लांट का क्या कर दिया गया है, नाम भी दे दिया गया है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हो चुका है, इनका नामकरण हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खोजे जा चुके हैं। इनमें से भी अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना करके देखिएगा और लिखिएगा अपने नोट्स में। इनमें से भी इंसेक्ट का नंबर एनिमल व प्लांट की संख्या को मिलाकर अधिक है, जिसमें 10,25,000 स्पीसीज को खोजा गया है। यानी कि अभी तक जो स्पीसीज खोजी गई हैं पूरे एनिमल किंगडम में
इंसेक्ट क्लास में, ठीक है। इंसेक्ट क्लास में जितनी भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो जो इंसेक्टा क्लास है, इंसेक्टा कहाँ रखा गया, आर्थ्रोपोडा में रखा गया। कहाँ रखा गया, आर्थ्रोपोडा में। तो हम लोग लार्जेस्ट फाइलम की अगर बात करें कि विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, तो आप कहेंगे सर फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही इंसेक्टा क्लास को रखा गया है। चलिए सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए, हम लोग समझेंगे कि रूल्स ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्या रूल है, क्या हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं और किस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है। तो इसके लिए आपको तीन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर, तीसरा क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कहने का मतलब ये होता है बेटा कि हम उसको खोजेंगे, ठीक है। कोई एक न्यू स्पीसीज जो है, उस न्यू स्पीसीज को हम क्या करेंगे, डिस्कवर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको डिस्कवर करना है। अब डिस्कवर करने के मतलब ये नहीं कि आपको डिस्कवरी में जाना है। डिस्कवर करने का मतलब ये है कि आपने किसी न्यू स्पीसीज को खोज लिया और अचानक से वो आपको मिल गई, ठीक है, तो डिस्कवरी हो गई। और फिर उसके ऊपर आप चर्चा करने लगे कि नहीं यार ये हमने इस तरीके का ऑर्गेनिज्म नहीं देखा है। फिर आप क्या करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। पहले तो आइडेंटिफिकेशन, दैट मींस उसको खोजे हैं, खोजने के बाद में आप उसको पहचानेंगे। पहचानने का मतलब ये है कि जितना भी एनिमल किंगडम यहाँ पर दिया गया है, लाइक 12 लाख एनिमल्स जो यहाँ पर रखेंगे, आप 12 लाख एनिमल्स के कैरेक्टर्स को उससे मैच करेंगे। दूसरा है नॉमेनक्लेचर, फिर हम इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे इसी स्पीसीज का जो हमने नई स्पीसीज खोजी है। देन इसका हम करेंगे क्लासिफिकेशन, देन इसका हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर तीन चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नॉमेनक्लेचर और तीसरा है क्लासिफिकेशन। ये तीन बातें आपको हमेशा याद ही रखनी। चलिए नई लाइन से यहाँ पर देखिए कुछ खास बातें हैं, जैसे कि हम ये जो भी कुछ करेंगे, चाहे आइडेंटिफिकेशन करें, नॉमेनक्लेचर करें, क्लासिफिकेशन करें। आइडेंटिफिकेशन तो चलिए छोड़ करके बाकी हम नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको एक हम ये कह सकते हैं कि कोड दिया गया है। एक संस्था चलाई जा रही है जिसको ICBN, ICZN, ICNB और ICVCN के अंतर्गत ही आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मान लो कि हमने कोई एनिमल डिस्कवर किया, तो इस एनिमल को हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो किसके अंतर्गत करेंगे, ICZN के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत करेंगे, ICZN के अंतर्गत हम लोगों को करना है। ICZN कहने का मतलब क्या है, ICZN कहने का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को दिया जाता है, इसकी एक हम कह सकते हैं बुक बनाई गई है, या हम कह सकते हैं एक संस्था बनाई गई है कि जो भी नया ऑर्गेनिज्म खोजा जाएगा, लाइक एनिमल खोजा जाएगा, उसको इसके अंतर्गत जो रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं पढ़ करके, समझ करके आप उसका आइडेंटिफिकेशन, आप उसका नॉमेनक्लेचर और आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या मान लो अगर आपने प्लांट खोजा, मान लो आपने कोई प्लांट डिस्कवर किया है, तो इस प्लांट को आप इस संस्था के अंतर्गत देखेंगे ICBN, दैट मींस इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। या अगर मान लीजिए आपने खोज लिया है बैक्टीरिया, कोई एक नया बैक्टीरिया आपको मिल गया है, तो इस बैक्टीरिया का जो भी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करेंगे, वो करेंगे किसके अंतर्गत, ICNB के अंतर्गत, दैट मींस इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपने कोई वायरस देखा है, ठीक है, वायरस कोई आपको मिल गया, ठीक है, तो वायरस को आप किसके अंतर्गत इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप देखेंगे ICVCN, दैट मींस इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो यहां पर ये कुछ 4 टाइप के मैंने आपको कोड यहां पर दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत ही आप किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को खोज सकते हैं, या उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इनके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, यानी हर एक साइंटिफिक रीजन, जो भी एक साइंटिस्ट है, जो भी नामकरण करता है, या जो भी संस्था बैठी हुई है एनिमल्स की डिस्कवरी के लिए, या प्लांट्स की डिस्कवरी के लिए, वायरस बैक्टीरिया की डिस्कवरी के लिए, तो वो इनसे ही होकर के गुजरेगा। अब ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से नाम रख दें, उसका कलुआ नाम कह दें और फिर कहेंगे चलो अमेरिका में भी इसको इसी नाम से पहचाना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। एक स्पेसिफिक हम ये कह सकते हैं कि पहचान देने के लिए उसको कई ऑर्गेनिज्म से मैच करना पड़ेगा, तब हम उसका स्पीसीज देंगे, तब हम उसका जीनस देंगे, ठीक है।
भाई आपको इसका हायरार्की तो पता है ना कि सबसे पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, ठीक है, फिर क्लास होता है, ऑर्डर, इस तरीके से आपको फैमिली, इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है उसके बारे में, क्लासिफिकेशन। चलिए इतना समझ में आया होगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एक एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट, एक हेडिंग है जिसका नाम है नामकरण, दैट मींस नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी ऑर्गेनिज्म की खोज करने के बाद, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी खोज करने के बाद टैक्सोनॉमी में उसका स्थान निर्धारित करके उसे एक नाम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, हम ये कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की खोज करने के बाद टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, अब ये जो भी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्गीकी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो टैक्सोनॉमी में उसका जो स्थान निर्धारित करना होता है उसी को ही हम लोग कहते हैं क्या, नॉमेनक्लेचर, कि हाँ भैया आपको आज से इस नाम से इस बुक के अंदर जाना जाएगा। तो कहते हैं ना, आपको जैसे आप हम सभी लोग हैं तो हम लोग को अपने अपने नाम से अपने अपने एरिया में जाना जाता है, ठीक है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं कि आपको आपके घर वाले किस नाम से बुलाते हैं या कैसे आपको बुलाते हैं। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई जिसका नाम है नेसेसिटी ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो नॉमेनक्लेचर है इसकी नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरे विश्व में अलग अलग देशों के अलग अलग भागों में एक ही जीव का अलग अलग नाम होता है। इस असुविधा को देखते हुए सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने ऐसे नाम की आवश्यकता का अनुभव किया जो पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, जिसे इन्होंने बायोलॉजिकल नेम कहा। क्लियर। चलिए जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बर्ड्स की बात करें, बर्ड की बात करें जिसका नाम है गोरैया, ठीक है। हमारे इंडिया में बेसिकली अलग अलग रीजन्स में, हम कह सकते हैं अलग अलग स्टेट में, गोरैया पक्षी को गोरैया के ही नाम से जानते हैं और इसको स्पैरो बर्ड बोलते हैं, दैट मींस स्पैरो कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम है स्पैरो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके जूलॉजिकल नेम की बात करें तो जूलॉजिकल नेम है इसका है पजर डोमेस्टिकस। इस गोरैया का जूलॉजिकल नेम क्या है, पजर डोमेस्टिकस। जेडन कहने का मतलब जूलॉजिकल नेम, दैट मींस इसको जूलॉजी के अंतर्गत, या हम कह सकते हैं जो एनिमल के अंतर्गत इसका क्लासिफिकेशन किया गया है उसके अंदर इसको पजर डोमेस्टिकस के नाम से जानते हैं। और ये जो जूलॉजिकल नेम है ना, ये जूलॉजिकल नेम आपका हर देश पढ़ता है, यानी जितने देश हैं, चाहे आपका कोई भी देश हो, अपने भारत देश के अलावा अन्य जो कंट्रीज हैं वहां पर भी गोरैया को हम पजर डोमेस्टिकस के नाम से जानते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन अब बात यहां पर आते हैं कि जहां पर ये जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वहां पर इसका एक कॉमन नेम होगा। जैसे कि हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसको स्पैरो के नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया में दो जगह की बात करें, जैसे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में इसको गोरैया के नाम से जानते हैं, स्पैरो बोलते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसको पिचुक्का के नाम से पूछा जाता है, पिचुक्का के नाम से इसको जाना जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में इसको हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पर क्या देख रहे हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग देशों में, ठीक है, और उसके अलग अलग भागों में, अलग अलग देशों के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर वो कहावत कही जाती है, चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में पता नहीं कैसे है, तो बिल्कुल वही आप ये समझ लीजिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग देशों के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम स्पेन की बात करें, स्पेन एक कंट्री है, वहां पर इसको पार्डल के नाम से जाना जाता है। हॉलैंड की बात करें तो मुश्च के नाम से जाना जाता है। और जापानियों की बात करें तो जापानी इसको सुजुन कहते हैं, ठीक है। इन्होंने अपने ही नाम के जैसा एक नाम सोच लिया था, सुजुन। तो सुजुन के नाम से जापान में जानी जाती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में किस नाम से जानी जाती है, पूरे वर्ल्ड में नाम से जानी जाती है पजर डोमेस्टिकस के। तो ये चीज क्या हो गई, यहाँ पर एक कॉमन नेम हो गया। ये इधर जो जितने रखे गए ये वाले, ये सब कॉमन नेम है, अपने अपने देश में पहचाने जाते हैं। लेकिन सारे देश के लोग जब आपस में मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे, पजर डोमेस्टिकस। अनपढ़ों से नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनको नॉलेज नहीं है, उनकी बात नहीं। उनकी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उनके सामने जब आप ये बात करेंगे कि स्पैरो आप बोले तो कुछ लोग समझ पाएंगे, लेकिन पजर डोमेस्टिकस अगर आप बोलेंगे तो सभी जान जाएंगे कि हाँ आप किसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक नई लाइन से स्टार बनाकर के लिखा हुआ है, कैरोलस लिनियस ने सन 1758 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में
4378, इस बात को याद कर लो, एनसीईआरटी ने डाटा मेंशन किया है कि कैरोलस लिनियस ने 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4378 एनिमल्स का बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा वो है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, दैट मींस दी नाम पद्धतिकरण। ठीक है, जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर यहां पर दिया गया है इसके बारे में आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति क्या है? तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आदि का अध्ययन किया जाता है। नॉमेनक्लेचर टेक्सोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। दैट मींस जो नॉमेनक्लेचर है ये टेक्सोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भाग है, पार्ट है, जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमने खोजा है उसका नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, अतः नॉमेनक्लेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है। नॉमेनक्लेचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामकरण दिया जा रहा है वो क्या है, नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान से यहां पर देखिए लिखा हुआ है मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, यानी कि जो वर्तमान समय की या मॉडर्न टेक्सोनॉमी है इसकी अगर हम लोग बात करें में एनिमल व प्लांट्स के बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज किया गया है या किया जाता है। यानी कि आज के दौर में अगर आप कोई प्लांट और एनिमल डिस्कवर करते हैं तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आप उसका क्या करेंगे, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर करेंगे। बाइनॉमियल कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम रखना। जैसे कि अभी आपने देखा यहां पर कि यहां पर दो नाम है, पजर डोमेस्टिकस की अगर हम लोग बात करें तो पजर डोमेस्टिकस में एक नाम जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा नाम जो है वो स्मॉल डी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर ये खास बात क्या है कि पजर जो है ये इसका जीनस का नाम है, वंश। ठीक है, जीनस कहते हैं, वंश क्या है, और जो डोमेस्टिकस है ये इसका स्पीसीज का नाम है, स्पेसिफिक नाम है। तो यहां पर दो नामकरण करने की क्या नीड पड़ी, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी जिससे दो नाम दिए गए? तो इसमें हमको ये तो पता है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में एक नाम जीनस का होता है और एक नाम स्पीसीज का होता है। ठीक है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पर सुना होगा ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर तो समझ लिए, लेकिन ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी हम लोगों ने सुना है। तो ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में क्या होता है कि एक नाम जो होता है वो जीनस का होता है, दूसरा नाम स्पीसीज का होता है और तीसरा जो नाम होता है वो होता है इसके सब स्पीसीज। जैसे कि हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की बात करें अभी आगे बताऊंगा, तो ह्यूमन में जो जीनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, होमो, और स्पीसीज हमारी क्या है, सेपियंस। होमो सेपियंस और सब स्पीसीज क्या है, सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस, तो यहां पर ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया है। ठीक है, एडवांस तरीके के ऑर्गेनिज्म आ गए हम लोग मोर एडवांस हो चुके हैं। क्लियर, तो ये ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर आता है। तो पजर जो इसकी होगी वो क्या होगी, जीनस, और डोमेस्टिकस क्या होगी, इसकी स्पीसीज होगी। तो स्पीसीज चेंज हो सकती है लेकिन जीनस चेंज नहीं हो सकता। अरे सर क्या बता रहे हैं, अरे समझिए बार, मैंने बोला कि पजर यानी कि जीनस जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर इसी जीनस का यानी गोरेया की कोई अलग स्पीसीज आपको देखने को मिले, लाइक ऐसी गोरेया मिल जाए जो बिल्कुल व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे, बिल्कुल रेड कलर की दिखाई दे, मल्टी कलर ना हो, रेड कलर की दिखाई दे बिल्कुल, या बिल्कुल व्हाइट कलर की दिखाई दे, तो डेफिनेटली उसके अंदर, और उसकी जैसी एक नहीं बल्कि बहुत सारी, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया इनके अंदर। दैट मींस इनके अंदर हो गया म्यूटेशन। क्या हो गया है, म्यूटेशन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी स्पीसीज को चेंज कर देंगे लेकिन उसका जो जीनस है वो सेम रहेगा, लाइक पजर, क्योंकि उससे बहुत सारा कुछ मिलता जुलता है। तो क्या लिखा, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का यूज किया जाता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिए गए वैलिड नाम में से एक होता है जिसके एक नाम में दो भाग होते हैं। जिसके एक नाम में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसमें फर्स्ट नेम जेनेरिक, दैट मींस पहला नाम यहां पर जीनस का होगा, तथा सेकेंड नेम स्पेसिफिक होता है। देखिए मैंने बोला कि पहला नाम जो होगा वो कैसा होगा, जीनस का होगा, और दूसरा नाम स्पीसीज का होगा, स्पेसिफिक होगा। क्लियर। देखिए नई लाइन से यहां पर लिखा हुआ है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को सबसे पहले कार्ल वॉन लिन, इसको याद कर लीजिए, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले कार्ल वॉन लिन के द्वारा अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में दिया गया था या प्रपोज किया गया था। ठीक है, जिसे
1 मई 1753 को पब्लिश किया गया था। इसको याद कर लीजिए, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले किसने दिया, तो आप कहेंगे सर कार्ल वॉन लिन ने दिया। इन्होंने जो ये जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया, इसको किस पुस्तक में अपनी पब्लिश किया, तो आप कहेंगे सर स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम एक पुस्तक है जो कार्ल वॉन लिन ने अपने द्वारा लिखी थी, और इसके अंदर ही इन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था, ठीक है, पब्लिश किया था। और ये पब्लिश कब हुई थी बुक, तो ये आप कहेंगे सर 1 मई 1753। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है बट आपके लिए, 1 मई 1753 को पब्लिश की गई थी बुक, कौन सी, स्पीसीज प्लांटेरम, जिसके अंदर कार्ल वॉन लिन ने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को सबसे पहले दिया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर नई लाइन से और पॉइंट लिखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एक यूनिवर्सल नेमिंग होता है, एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है जो लिनियस द्वारा प्रतिपादित किए गए कुछ मुख्य रूल्स पर आधारित है। यानी कि जो लिनियस ने रूल्स दिए हैं उनके ऊपर आधारित हैं, जिन्हें आईसीबीएन के आधार पर, हम लोग बॉटनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आईसीबीएन कहेंगे। और एक बात, आईसीबीएन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अलग है और आईसीजेडएन के रूल्स अलग हैं, इतना याद रखिएगा। तो अभी मैं इसके अंदर का जितने भी पॉइंट्स ये हैं आपको जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जिन्हें आईसीबीएन के आधार पर दिया गया है, जो निम्नलिखित मुख्य रूप से हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर लैटिन और ग्रीक शब्द में होने चाहिए। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म का जो दो नामकरण की पद्धति दी गई है, जिसमें ये जो नाम दिए जाएंगे ये हमेशा लैटिन और ग्रीक शब्द में ही होने चाहिए। या तो इनका नाम लैटिन में लिखा जाएगा, लैटिन एक शब्द हम ये कह सकते हैं लैंग्वेज है, या ग्रीक शब्द में लिखा जाएगा। ग्रीक एक देश है, लैटिन और ग्रीक एक देश है, वहां पर एक लैंग्वेज यूज होती है, उन शब्दों में ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्लियर? लैंग्वेज हम जो यूज करेंगे वो लैटिन और ग्रीक शब्द ही यूज करेंगे। ये इनकी खास बात है, कह रहे हैं कि इसमें ही होना चाहिए, अन्यथा आप जो भी नाम देंगे वो मान्य नहीं होगा। लो चलो, इनकी घरमानी मनमानी है, होनी भी चाहिए भैया, इतना बड़ा काम किए। सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होना चाहिए जिसमें दो शब्द सम्मिलित हो। जिसमें कितने शब्द होने चाहिए? दो शब्द सम्मिलित होने चाहिए। क्लियर? जिसमें पहला शब्द जो होगा वो कैसा होगा? जीनस का होगा, तथा दूसरा शब्द जो होगा वो किसका होगा? स्पीसीज का होगा। आप किस स्पीसीज से आते हैं, तो पहला शब्द जीनस और दूसरा शब्द स्पीसीज। क्लियर? फिर यहां पर थर्ड देखिए, जो यहां पर रूल दिया गया है वो थर्ड रूल्स ये है कि प्रत्येक जीव का नाम इटैलिक लेटर में प्रिंट किया जाना चाहिए। देखिए यहां पर थोड़ा सा समझिए, लिखा हुआ प्रत्येक जीव का नाम इटैलिक लेटर में प्रिंट किया जाना चाहिए। इटैलिक लेटर कहने का मतलब तिरछे अक्षरों में, ठीक है। जब हम प्रिंट करेंगे तब तिरछे अक्षरों में क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, किया जाना चाहिए। तथा हैंड राइटिंग में या हैंड रिटन में अंडरलाइन किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक जीनस के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। तो जीनस का जो नाम होता है, जो जीनस का नाम है, जैसे होमो जो है, इसका जो पहला नाम है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी नाम छोटे होने चाहिए। तथा स्पीसीज के नाम के सारे अक्षर स्मॉल होने चाहिए। जो स्पीसीज का नेम दिया जाता है उसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं, दैट मीन सारे लेटर जो होंगे वो एक जैसे ही होंगे और स्मॉल लेटर में लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो ये खास बात इनकी है। अगला यहां पर रूल है, ये बहुत तगड़े रूल हैं, इनके हिसाब से अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फिर डेफिनेटली आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका नामकरण मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए, यहां पर लिखा हुआ है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार किसी स्पेसिफिक नेम में जीनस व स्पीसीज का एक दूसरे से अलग व स्पष्ट होना चाहिए। यह कह रहा है कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार किसी भी स्पेसिफिक नेम में, आपने जो स्पेसिफिक नेम दिया है उसमें जीनस और स्पीसीज का एक दूसरे से अलग व स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि जो जीनस और स्पीसीज जो नाम दे रहे हैं आप, वो एक दूसरे से कैसे हो? अलग हो और स्पष्ट हो, एक दूसरे से अलग हो और स्पष्ट हो, और ये इनका अलग अलग मतलब भी हो। ये नहीं कि स्पीसीज जो आपने दी है और उसी की तरीके से आप जीनस का भी नाम दे दें, तो गलत हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी साइंटिफिक नेम में जीनस व स्पीसीज का नाम, यदि किसी साइंटिफिक नेम में जीनस व स्पीसीज का नाम एक होता है तो इन्हें
टाटोनिम्स कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? टाटोनिम्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि नाम सेम नहीं हो सकता है जीनस और स्पीसीज का, लेकिन अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाटोनिम्स बोलेंगे। अब देखो खास बात क्या है यहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में ही बैठी रहनी चाहिए। अगर जीनस और स्पीसीज का नाम एक जैसा है तो उसको टाटोनिम्स कहेंगे, लेकिन खास बात क्या है, इस प्रकार का स्पेसिफिक नेम, यानी कि जो टाटोनिम्स है, इस प्रकार का स्पेसिफिक नेम जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में वैलिड होता है। यानी कि हम किसी एनिमल का नाम तो रख सकते हैं, एनिमल का नाम, एनिमल के नाम में हम जीनस और स्पीसीज का एक जैसा नाम रख सकते हैं, मिलता जुलता, उसको हम लोग टाटोनिम्स बोलेंगे। ठीक है, जूलॉजिकल नेम नॉमेनक्लेचर में तो ये क्या है? वैलिड है। लेकिन अगर हम लोग बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की बात करें, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो इसमें यह मान्य नहीं होता, इसमें माना नहीं जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर ये जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, जो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हो रही है, द्विनाम पद्धतिकरण जो किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो रूल्स दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन रूल्स को याद कर लीजिए। एक नंबर में आपका ये पूछा जा सकता है कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर करने के लिए जो रूल्स दिए गए हैं उन पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश कुछ इस तरीके से आप लोग मत डालिएगा कि यहां पर आप ऐसे लिख दें, ठीक है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको इस तरीके से कवर अप करके और आपने इनके बारे में लिखना शुरू किया। और क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश डालें, तो यहां पर इस तरीके से आपने जो है ना एक टॉर्च बनाई, ठीक है, एक टॉर्च आपने बना दी और लाइक, और यहां से आपने इसके ऊपर प्रकाश डाल दिया। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, एक कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि हाँ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पर प्रकाश पड़ रहा है, तो प्रकाश ये नहीं डालना है। प्रकाश डालने का मतलब ये है कि आपको यहां पर इसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये करके मत आना, ये करके आओगे एक नंबर नहीं मिलेगा, कहेगा ये घोड़ा हो गया और इसको कुछ आता भी नहीं। दैट मीन्स बीएससी में आप पहुंच गए हैं और आपको कुछ नहीं आता है, तो फिर बात यहीं पर आएगी कि हाँ जुगाड़ वाले से आप इंटर पास किए हो। चलिए, इसके बाद में हमारा सेकेंड जो हेडिंग है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है आईसीबीएन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आईसीबीएन के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, बहुत सारी चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। और आईसीबीएन का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग यहां पर जो रूल एंड रेगुलेशन था बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर वो देख लिए हैं। अब हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो बॉटनी के अंदर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर कैसा होता है उसके बारे में देखना, और ये हमारा कल टॉपिक रहेगा, कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।